नमस्कार। मैं उमारा बंसेमाल आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। राजनीतिक इतिहास से संबंधित है और जिसका शीर्षक है उत्तराखंड में गोरखा शासनकाल। ये भी 4-5 वीडियो आएगी इसकी। और गोरखियानी 1750 से 1790 से 1815 तक ये कार्यकाल है गोरखा युग का, और इसका वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहले गोरखों का जो मूल देश है नेपाल, उसकी चर्चा करते हैं। 18वीं सदी के पूर्वार्ध तक नेपाल अनेक छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। घाटी और उसके आसपास भट्टगांव, बनेया, ललित पाटन व कार्तिकपुर थे। पश्चिम में वैश्य राजा, इला, डोठी, जुमला व अचान तथा पूर्व में किराती राजाओं के छोटे छोटे राज्य थे। उत्तर में पहाड़ियाँ छोटी छोटी रजवाड़ों में बटी थी, जो स्वयं को नेपाल से एक दूसरे से स्वतंत्र मानते थे। यानी इन सारांश ये है कि छोटी छोटी रियासतें थी नेपाल में और वो अलग अलग बटी हुई थी। नरभूपाल शाह, जो छोटे से गोरखा राज्य का शासक था, उसकी नज़र उन छोटे छोटे रजवाड़ों पर पड़ी जो सुरक्षा की दृष्टि से कमज़ोर थे तथा एक दूसरे से शत्रुता रखते थे। नरभूपाल शाह ने अपनी तथा अपने पड़ोसियों के संसाधनों और परिस्थितियों का मूल्यांकन किया। इस उद्देश्य से उसने अपने नाबालिग पुत्र पृथ्वीनारायण को मरगांव के दरबार में भेजा, जहां वह कई वर्षों तक रहा और उसने उस रियासत की आंतरिक परिस्थितियों का मूल्यांकन किया। सन 1742 में पृथ्वी शाह राजगद्दी पर बैठा। नोआकोट व पश्चिम को जीतकर उसने अपने राज्य में मिलाया। इस प्रकार उसने अपने विजय अभियानों का श्रीगणेश किया। पृथ्वीनारायण में नेतृत्व की अच्छी क्षमता थी और षड्यंत्र करने में भी वो माहिर था। उसने पड़ोसी राज्यों में इस प्रकार से मतभेद उत्पन्न किए कि वो आपस में लड़ झगड़ के समाधान हेतु पृथ्वीनारायण के पास ही पहुंच जाते थे। और स्थानीय जातियों ने इन्होंने आपस में लड़ लुड़ के पृथ्वीनारायण ने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। पृथ्वीनारायण ने इन परिस्थितियों का मूल्यांकन किया और जो नेपाल की छोटी छोटी रियासतें थी उनकी शत्रुता की मूल्यांकन करके उसने पड़ोसी राज नोआकोट, कीर्तिपुर, भट्टगांव पर कब्जा कर लिया और 1768 में काठमांडू पे भी अधिकार कर लिया। इस क्षेत्र पर उसने लंबे समय तक संघर्ष करने के पश्चात उसे सफलता मिली और अपने शासन चलाने के लिए उसने सारी क्रूरताएं पार कर दी। उसके बाद 1775 में पृथ्वीनारायण शाह की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र राजबहादुर शाह अपनी मां इंद्रलक्ष्मी के संरक्षण में गद्दी पर बैठा। उस महिला ने भी अपने नाबालिग पुत्र के संरक्षण में गोरखा इलाकों पे खूब अत्याचार किए और अपना विजय अभियान जारी रहा और छोटी छोटी रियासतों को वो भी आपस में मिलाती रही। 1779 में संरक्षिका रानी की उसके देवर बहादुर शाह ने हत्या कर दी और शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली और उसने भी पूर्व शासकों की भांति अपना अभियान जारी रखा। उसने जुमला और डोठी को जीता और उसके बाद उसने कुमाऊं पर जीत दर्ज करने की सोची। वो पहला व्यक्ति था जिसकी नज़र पड़ी कुमाऊं को जीत के अपने राज्य में मिला देना था और इसके लिए उसने तत्कालीन कुमाऊं के वजीर हर्षदेव जोशी से सांठगांठ की। एटकिंसन लिखते हैं कि जब अल्मोड़ा पर गोरखों ने आक्रमण किया तो हर्षदेव जोशी जो है उनके साथ था, लेकिन ऐसा कुछ समय आया कि गोरखों ने कुमाऊं पे आक्रमण किया और उसके पश्चात जो है चीन ने
नेपाल पर आक्रमण कर दिया और गोरखों को वापस जाना पड़ा और हर्षदेव जोशी को उन्होंने अपना प्रशासक नियुक्त कर दिया। 1790 में गोरखा राजनीति में एक नया आयाम शुरू हुआ और गोरखा राजनीति जो है चौथरिया यानी बड़े ठाकुर और थापा जिनको छोटे ठाकुर कहते हैं इनके गुटों में बंट गया। और चौथरिया में जो प्रभावशाली व्यक्ति थे बमसा अस्थि दल चौथरिया और थापाओं में अमर सिंह थापा और सुखबीर सिंह थापा ये प्रभावशाली सरदार थे और इन्हीं के नेतृत्व में कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया गया। महेंद्र चंद ने गोरखों का सामना किया, उसने काजी अमर सिंह थापा को हरा दिया था, लेकिन उधर दूसरे कुमाऊं के सेनापति लाल सिंह की हार हुई और इस युद्ध में लगभग 200 लोग मारे गए और सन 1790 में गोरखों ने कुमाऊं को जीत लिया और वो अल्मोड़ा आ गए। अब 1790 में ही गोरखों ने गढ़वाल की सीमा भैरव लंगूरगढ़ पर डेरा डाल दिया। लेकिन इस समय क्या हुआ कि गोरखों ने तिब्बत पर भी आक्रमण कर दिया था और तिब्बतियों ने ल्हासा ने चीन से मदद मांगी और चीन की सहायता से नेपालियों को यानी गोरखों को जो है तिब्बत से खदेड़ दिया गया और चीनी सेना उनका पीछा करते करते जो है वो काठमांडू तक चली आई। और तब बाद में फिर ये हुआ कि दोनों में संधि हो गई, लेकिन एक बड़ा जुर्माना काठमांडू पे लगाया गया और बड़ा जुर्माना देके चीनी सेना वापस किया गया। लेकिन चीन ने 3000 सैनिकों की एक टुकड़ी कुमाऊं में तिब्बत में रख दी और ये पहला समय था जब तिब्बत में कोई चीन का हस्तक्षेप हुआ। तो यहीं से ही लगभग चीन का तिब्बत में प्रवेश हुआ। 3000 सैनिकों के साथ चीनी सैनिक जो हैं तिब्बत में डट गए। और उसके पश्चात इधर जो है थापा सैनिकों के अत्याचार से हर्षदेव जोशी नेपाल के विरुद्ध हो गया और उसने किसी प्रकार से गोरखों को बाहर करने की सोची। इधर क्या था कि महेंद्र सिंह और हर्षदेव जोशी की दुश्मनी, महेंद्र सिंह जो चंदों से संबंधित था, महेंद्र सिंह और हर्षदेव जोशी की दुश्मनी जग जाहिर थी और महेंद्र सिंह ने अपने ही एक रिश्तेदार जिसका नाम पदम सिंह था हर्षदेव जोशी की हत्या के लिए भेजा, लेकिन हर्षदेव जोशी ने बड़े चालाकी से अपनी ओर मिला दिया पदम सिंह को और पदम सिंह को मिलाने के बाद वो जो है गढ़वाली राजा की शरण में श्रीनगर आ गया और काफ़ी समय श्रीनगर में ही व्यतीत किया। तो ये शुरुआत थी नेपाल की उत्तराखंड में आने की। आज का जो उत्तराखंड है उसका पूर्वी भाग जिसको हम कुमाऊं कहते हैं, कुमाऊं में आने की। और मैं पहले ही कह चुका हूँ गढ़वाल के इतिहास में, मैंने ये कहा कि बाहर भीतर पड़ी फूट और बाहर वालों ने मचाई लूट। गढ़वाल और कुमाऊं के दरबार दोनों षड्यंत्र से भरे हुए थे। गढ़वाल में प्रीतम शाह और प्रद्युम्न शाह के गुटों के षड्यंत्र चल रहे थे और गढ़वाल में प्रीतम शाह जैसे अक्खड़ बुद्धि के राजकुमार को कठपुतली बनाया गया। कुमाऊं में भी लाल सिंह और महेंद्र सिंह का संघर्ष और हर्षदेव जोशी की कूटनीति, कुछ जब अंदर बहुत अति हो जाती है तो बाहर वाले भी हस्तक्षेप करते थे। तो यहाँ दोनों जो तत्कालीन रियासतें थी उनके अंदर की फूट जो है गोरखों ने उठाई। और गोरखों के का उस समय क्या था, जैसे मैंने पहले भी कहा, नरभूपाल शाह कहें चाहे उसके बाद के शासक पृथ्वीनारायण शाह वगैरह, ये विस्तारवादी सपने देख रहे थे। पहले तो नेपाल की छोटी छोटी रियासतें एक की गई और उसके पश्चात उन्होंने उत्तराखंड की सीमा, आधुनिक सीमा
डोठी को होते हुए काली नदी को पार करके सबसे पहले वो सोर में घुसे, सोर में नहीं, आधुनिक आधुनिक पिथौरागढ़। तो उस हिसाब से वो जो है घुसपैठ करने लगे उत्तराखंड में। और जैसे मैंने आपको बताया कि सन 1790 में उनके जो प्रमुख सेनापति थे, काजी अमर सिंह थापा, सुब्बा बुमसा, जगजीत पांडे, हस्तीदल चौथरिया, है ना, काजी अमर सिंह थापा, इस प्रकार से रुद्र प्रताप सिंह थापा, कई सैनिकों के नेतृत्व में गोरखों ने कुमाऊं पे लगातार आक्रमण किया, कुमाऊं की गृह युद्ध का फायदा उठाया और 1790 में उन्होंने कुमाऊं जीत लिया और वो गढ़वाल की सीमा में भैरव लंगूरगढ़ पे डेरा उन्होंने डाल दिया। तो खैर गढ़वाल में उसके बाद क्या हुआ ये मैं गढ़वाल के इतिहास में कह चुका हूँ। आज भाग 1 में इतना ही, और मेरी प्रार्थना है कि आप गोरखा शासनकाल को जरूर सुनते जाइएगा। मैं आज संदर्भ ग्रंथ लाना भूल गया, लेकिन इसके लिए मैंने ये जो मैटर मैं आपसे कह रहा हूँ, E.T. एटकिंसन का हिमालय गजेटियर, राहुल सांकृत्यायन के हिमालय परिचय, पंडित बद्रीदत्त पांडे का कुमाऊं का इतिहास, ये मूल ग्रंथ हैं। और कुछ थोड़ा बहुत मैंने अन्य ग्रंथों से भी पढ़ा। एक प्रोफेसर राम सिंह जी थे, उनका किताब है सोर, उसका भी अध्ययन किया। तो कई किताबों से एक सारगर्भ अध्ययन बना के मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और उत्तराखंड में अगर हम गोरखानी का शासनकाल समझ गए तो हम फिर घटनाओं को ढंग से समझ जाएंगे कि गोरखे कैसे आए और उनको कैसे भगाया गया, और उसके बाद अंग्रेज कैसे आए, अंग्रेजों के हाथ में कैसे गया। तो क्रमबद्ध इतिहास समझने के लिए आप अगले भागों को जरूर देखिएगा। इसमें भी गढ़वाल के इतिहास जैसे 4-5 भाग आएंगे। और मेरी प्रार्थना है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और कुछ लोग जो है मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज लिख देते हैं। अन्य चीज़, मेरी प्रार्थना है कि आपके जो भी विचार हैं, आपको जैसा भी मेरे चैनल लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।